हेलो एवरीवन, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त आलोक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग मिल चुके हैं एक नए टॉपिक, एक नए लक्ष्य के साथ। अभी हाल फिलहाल में ही केजीएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो कि 14 नवंबर को उसका एग्ज़ाम जो है वो होगा। और अभी तक उसके साइड पे जो है वो सेंटर का लोकेशन या कहाँ किस छात्र का सेंटर जाने वाला है, ये सारी चीज़ें नहीं प्रकाशित की गई हैं। केवल और केवल एग्ज़ाम डेट जो है वो प्रकाशित किया जा चुका है। तो जो भी हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुके हैं, वो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मैं बैठा हूँ 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन आपका हर तरीके से जो है हेल्प करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्जिकल इंसिजन। तो ये टॉपिक भी मैंने केजीएमयू के ही सिलेबस से उठाया हुआ है, और मेक श्योर कि इससे भी आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो केजीएमयू या पीजीआई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप उतने ही अच्छे से करना जो बाकी हम पहले करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सर्जिकल इंसिजन होता क्या है, क्या पर्पस होता है, क्यों सर्जिकल इंसिजन किया जाता है, या सर्जिकल इंसिजन इसका नाम क्यों पड़ा, आखिर इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो सर्जिकल इंसिजन जो है वो हम किसी ना किसी मेडिकल ऑपरेशन या प्रोसीजर को करते समय जो इंसिजन प्लान करते हैं, देते हैं, और पेशेंट्स का हम डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और अदर तरह का ट्रीटमेंट भी हम इससे करते हैं। ऑपरेशन भी आपका क्या है, एक तरीके का ट्रीटमेंट ही है ना। तो सर्जिकल इंसिजन क्या है, तो एक प्रकार का डेलिब्रेट कट है जो स्किन या सॉफ्ट टिश्यू में जो है वो मेडिकल ऑपरेशन के दौरान, मेडिकल प्रोसीजर के दौरान जो है आपका सर्जन करता है। और इसे सर्जिकल वाउंड भी बोलते हैं। जो सर्जिकल इंसिजन जो होता है इसको भी हम सर्जिकल वाउंड भी बोलते हैं। सर्जिकल वाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानबूझ के ये कट प्लान किया जाता है। जानबूझ के ये कट क्यों प्लान किया जाता है, ताकि हम जिस भी पर्पस से ऑपरेशन कर रहे हैं उस पर्पस को फुलफिल कर सके, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी लीसेंस, जो भी डिजीज, जो भी एनाटॉमिकल चेंजेज हैं आपके बॉडी में, उस एनाटॉमिकल चेंजेज और उस पैथोलॉजी को हम पता लगा सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और आफ्टर द सर्जिकल इंसिजन, आफ्टर द मेक श्योर कि जो भी अनसर्टेनिटी हो रही थी पेशेंट्स में, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टिचेज के मदद से, स्टालपेल मदद से हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर देते हैं। इस इंसिजन को क्या करते हैं, हम कंप्लीट कर देते हैं। तो सर्जिकल वाउंड के बारे में मैंने जिक्र किया, वो क्या है, तो इंटेंशनली क्रिएट किया हुआ वाउंड, या फिर हो सकता है कि एक्सीडेंटली या किसी इंजरी के चलते भी ये वाउंड जो है वो क्रिएट हो गया हो, तो इसे हम बोलेंगे सर्जिकल वाउंड। अब बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एन इंसिजन। किसी भी इंसिजन को हमें सेलेक्ट करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, वो कौन कौन से तथ्य हैं जो आपके सर्जन, आपके ओटी टेक्नीशियंस, आपके सर्जिकल नर्सेज को ध्यान देनी चाहिए कि इन इन बातों को हम ध्यान रख के चलें, ताकि एक परफेक्ट इंसिजन जो है हम प्लान कर सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ एक जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, एसेसिबिलिटी टू द अफेक्टेड ऑर्गन और एंटीसिपेटेड पैथोलॉजी। जो भी आपका डिजीज कंडीशन हो उसे हम अप्रोच कर पाए, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उन्हें हम अप्रोच कर पाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि अगर जो भी डिजीज कंडीशन है वो लीवर के पास है और आप लार्ज इंटेस्टाइन में उसका समाधान ढूंढ रहे हो, तो ये कोई पर्पस नहीं है, ये इंसिजन का पर्पस है ही नहीं। फिर आप गलत इंसिजन देके गलत जगह चीज़ों का निदान ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द इंसिजन। किसी भी इंसिजन को कितना फैला सकते हैं। और प्रिजर्वेशन ऑफ द एब्डोमिनल वाल फंक्शन। मान लो कि कोई इंसिजन हम
एब्डोमेन के रीजन में प्लान कर रहे हैं, तो उससे जो एब्डोमिनल वॉल का एनाटॉमी हो या फिजियोलॉजी हो, वो आफ्टर इंसिजन क्या हो सके, एस्टेब्लिश हो सके, प्रिजर्व रहे, उसके फंक्शंस में कोई अल्टरेशन नहीं आने चाहिए आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ इंसिजन, और जो भी आपका पर्पस हो उसके फुलफिल होने के बाद अ रिलायबल और सिक्योर्ड क्लोजर ऑफ द इंसिजन। जो भी इंसिजन आपने दिया है, आपने देखा कि हम सर्जिकल वाउंड इंटेंशनली भी बना रहे थे। इंटेंशनली क्यों बना रहे थे? क्योंकि हम ये जो भी डिजीज कंडीशंस हैं पेशेंट में उसे ट्रीट कर पाए, है ना। और उसके बाद हम क्या कर सके, उस इंसिजन को स्टिचेज या स्टालपेल के मदद से हम क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद हम परफेक्टली जैसा हमारा पेशेंट पहले हमारे पास आया था वैसे ही उस वाउंड के क्लोजर के बाद वो महसूस कर सके। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सर्जरी। अब डिपेंड करता है कि इलेक्टिव सर्जरी है या इलेक्टिव प्रोसीजर है या इमरजेंसी प्रोसीजर है। किस टाइप की सर्जरी है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्जिकल इंसिजन होगा वो हम प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट है डैमेज फॉर अ स्विफ्ट एंट्री इन द बेली। हम उतना जो भी हमारा टारगेट लोकेशन है, टारगेट ऑर्गन है, वहां तक पहुंचने के लिए हम मिनिमल से मिनिमल डैमेज जो है वो करें। ज्यादा डैमेज करेंगे तो उसका भी खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ेगा और साथ साथ डॉक्टर को भी भुगतना पड़ेगा। वो खामियाजा क्या हो सकता है? हो सकता है ज्यादा इंसिजन आपने प्लान कर दिया तो ज्यादा वाउंड क्रिएट हो गया, वाउंड क्रिएट हो गया तो वाउंड हीलिंग में समय लगेगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, इससे हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी हो सकती है और पेशेंट को बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट और इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द सर्टेनिटी ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, और टारगेट ऑर्गन तक हम पहुंच सके। एनी काइंड ऑफ प्रीवियस सर्जिकल स्कार्स एंड इट्स लोकेशन। हो सकता है कि जहां पे भी आप सर्जिकल इंसिजन प्लान कर रहे हो उसके आसपास, उसके नियर अबाउट और उसके ऊपर या नीचे, सुपीरियर या इंफीरियर या उसके अदर किसी भी एस्पेक्ट पे कोई पहले से इंसिजन रहा हो, तो उसको भी हमें ध्यान देके तब नए इंसिजन को प्लान करना है। नेक्स्ट है बॉडी मेजरमेंट इंक्लूडिंग वेट, हाइट ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियसली जब हम प्री ऑप में या पीएससी जब पेशेंट की विजिट होती है प्री एनेस्थीसिया चेकअप में, तब डॉक्टर्स इन सारी चीज़ों को हिस्ट्री के तौर पे लेता है कि आपकी प्रीवियसली कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई एनेस्थीसिया तो नहीं प्लान किया गया, है ना, किसी तरह का डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए आपकी हॉस्पिटल विजिट तो नहीं हुई। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये प्लान करना है कि जो भी पेशेंट की ब्लीडिंग है वो कम से कम हो, या फिर आपको पहले से है कि पेशेंट में इतना ब्लीडिंग हो सकता है, तो आप रेलेवेंट ब्लड ग्रुप को और रेलेवेंट ब्लड ग्रुप के ब्लड्स को आप ये करके रखोगे, पहले से अपने पास आप ला के रखोगे, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ हाइपोवोलेमिया, अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उससे रिप्लेस कर सको। नेक्स्ट है सर्जन्स एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंसेस। अब सर्जन की क्या चॉइस है? ऐसा तो नहीं है कि आपको मन कर रहा है उस हिसाब से आप कट प्लान कर दो, नहीं। आप कट जो प्लान करोगे वो केस के बेसिस पे होगा, ये पेशेंट के एनाटॉमी पर डिपेंड करता है, या फिर जो भी आप कट प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से पेशेंट की फिजियोलॉजी क्या है, कोई फंक्शनल अल्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। अगर फंक्शनल अल्ट्रेशन ज़्यादा होंगे उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी हो सकती है, और हो सकता है कि पेशेंट को जो भी आपने एनेस्थीसिया प्लान किया हुआ है उसमें कोई अल्ट्रेशन आए। नेक्स्ट है चॉइस मस्ट बी एक्यूरेट एज वेल एंड वेल एग्जीक्यूटेड फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मान लो कि आपको मैक्सिमम जो आपने इंसिजन देखा वो आपके एब्डोमेन या एब्डोमेन के साइडवेज में प्लान किए जाते हैं, तो आपको एब्डोमेन की एनाटॉमी तो पता होनी चाहिए। तो है
द एब्डोमेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड लाइज बिलो द डायफ्राम। ये आपको नीट एंड क्लियर होगा कि कहाँ पे आपका एब्डोमेन का स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे एंडिंग होता है, और साथ में कौन से मसल्स, किस तरह के लेयर्स के वेरिएशन होते हैं, कहाँ पे सीथ मिलता है, कहाँ पे फेसिया मिलता है, कहाँ पे मसल मिलता है, कहाँ पे स्किन मिलता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और कहाँ पे आपके डाइजेस्टिव पार्ट्स मिलते हैं और कहाँ पे आपके यूरोजेनाइटल सिस्टम्स जो हैं वो मिलते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। इट ऑल्सो कंटेन्स द स्प्लीन, सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड को आप दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हो, रीनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हो, है ना। और न्यूमरस लिम्फ नोड, वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे एब्डोमिनल वाल होते हैं वो 6 लेयर से मिलके बने होते हैं। तो 6 लेयर्स में कौन कौन से आते हैं? तो सुपरफिशियली बात करोगे तो स्किन आएगा, उसके बाद सुपरफिशियल फेसिया आएगा, मसल्स आएगा, बोन एट द प्लेसेस, है ना, और कंटिन्यूअस लेयर ऑफ फेसिया हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं और पेरिटोनियम हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो क्या है, समझने वाली बातें वो क्या है? तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यूज और पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? तो जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी जो है एक तरह से आउटर कवरिंग है, जो या प्रोटेक्टिव सीथ भी बोल सकते हो। वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो जब आप एब्डोमिनल कंटेंट या विसरल ऑर्गन्स के बाद बात करते हो तो उसमें आप क्या करते हो? या तो पेरिटोनियल ऑर्गन्स के पेरिटोनियल सीथ या पेरिटोनियल प्रोटेक्टेड ऑर्गन की बात करते हो, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स की बात करते हो। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स क्या हो गए? जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कैविटी जो है, तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या होंगे? जो भी आपके विसरल ऑर्गन्स होंगे, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके कंटेंट्स हो गए, स्प्लीन हो गया, है ना। और ये सारे जो हैं वो कवर्ड होंगे किससे? पेरिटोनियल लेयर से। ऊपर आपने पढ़ा पेरिटोनियम के लेयर से ये कवर्ड होंगे। और जो पेरिटोनियम है इटसेल्फ, पेरिटोनियम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम आपका वो पार्ट हो गया जो डायरेक्ट विसरल ऑर्गन के जस्ट ऊपर प्रोटेक्शन का काम करता है, और उसके बीच यानी पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच जो है आपका क्या होगा, बताओ? तो पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच होगा आपकी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस जो है, जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। अब जो हम एब्डोमिनल कैविटी को देखते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स या 2 वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हमने डिसाइड किए थे वो थे राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और इनके जो क्वाड्रेंट वाइज जो हमने डिवीजन किए ऑर्गन्स के, जो भी ऑर्गन्स हमारे जिस भी क्वाड्रेंट्स में पाए जाते हैं वो उनका जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में आपका लीवर है ना, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आपका स्टमक है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट में गॉल ब्लैडर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आपका स्प्लीन। ऐसे ही ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। तो आपने देखा 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसको हमने बांट लिया राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स। और जो हमने प्लेन देखे थे वो मीडियन प्लेन और ट्रांस अम्बिलाइकल प्लेन के रूप में इसे हमने बांट लिया। तो ये जनरल एनाटॉमी की चीजें हैं जो आपको सेकंड सेमेस्टर ऑफ योर बैचलर्स कोर्स और फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर मास्टर कोर्स में कराया जाता है, जिससे आपको एज अ नर्सिंग स्टूडेंट या एज अ ओटी स्टूडेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि किस ऑर्गन की क्या एनाटॉमी है, या एब्डोमिनल पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट या पेल्विक पार्ट की क्या एनाटॉमी है। तभी आप
सर्जन्स को आप हेल्प कर सकते हो उनकी सर्जरी के दौरान, है ना। नेक्स्ट है आपके जो रीजन्स थे, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 9 रीजन्स जो हैं वो आपके होते हैं। कौन कौन से? तो आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और मिडिल में आ जाएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन जो अबव द अम्बिलिकल रीजन होगा, और नेक्स्ट है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर राइट लंबर रीजन, फिफ्थ नंबर अम्बिलिकल रीजन, और सिक्स नंबर लंबर लेफ्ट लंबर रीजन, सेवेंथ नंबर राइट इलेग रीजन, एट नंबर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और नाइन्थ नंबर लेफ्ट इलेग रीजन। दोस्तों अब यहाँ हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि हमने इनको रीजन्स में क्यों बांटा, या ये डिफरेंट रीजन्स के क्या फायदे हो सकते हैं, जानने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स के जानने के फायदे ये हो सकते हैं कि जब आप अपने फिजिशियंस के पास जाते हो या सर्जन के पास जाते हो और बोलते हो कि यहाँ मुझे एक्यूट या क्रोनिक पेन है जिससे मैं सफ़र कर रहा हूँ, और जिस भी रीजन के बिहाइंड आप अपना लोकेशन बताते हो, पेन परसेप्शन का लोकेशन बताते हो, उससे वो डॉक्टर क्या करता है, अपना डायग्नोसिस बनाता है कि ये हो सकता है कि अगर आपको अम्बिलिकल रीजन में पेन है तो वहाँ से संबंधित पार्ट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होंगे, जो डिओडेनम होगा, जो नावल होगा, वहाँ के एनाटॉमी में कोई डिफरेंस आ रहा होगा, या वहाँ पे कोई लीसन या डिजीज फॉर्म हो रहा होगा। हो सकता है कि आपने ये क्वाड्रेंट लेफ्ट इलेग क्वाड्रेंट दिखाया, तो वहाँ पे डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन आपके होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो हो सकता है कि कोई लीसन, कोई वाउंड, कोई इन्फेक्शन, है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म हो रहा होगा। तो जनरल ये एनाटॉमी है और ये आपको जानना ही चाहिए। नेक्स्ट है जो पेरिटोनियम का हमने जिक्र किया था, जिसको मैंने बतलाया था, पेराइटल पेरिटोनियम होता है और विसरल पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम होता क्या है? तो ये लार्ज सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, संरक्षित करता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी तक तो हम जनरल एनाटॉमी को समझ रहे थे। मेन टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ इंसिजन। तो टाइप्स ऑफ इंसिजन को हमने 3 पार्ट में बांट दिया अपने सहूलियत के लिए, और इन तीनों पार्ट्स को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स इंसिजन, वर्टिकल इंसिजन और ऑब्लिक इंसिजन। ट्रांसवर्स इंसिजन क्या होता है दोस्तों? तो इससे हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन के बारे नाम से भी जानते हैं, या फिर ट्रांसवर्स लैप्रोटमी इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि ट्रांसवर्स इंसिजन को और किन नामों से हम जानते हैं, तो दोस्तों याद रखना है आपको हॉरिजॉन्टल इंसिजन और ट्रांसवर्स लैप्रोटमी इंसिजन। और ये एक प्रकार का सर्जिकल इंसिजन है जो हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, बनाते हैं अक्रॉस द बॉडी। और कहने का ये है कि ट्रांसवर्स ही इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है हमारे बॉडी के लॉन्ग एक्सिस में परपेंडिकुलरली क्या करता है, ये रन करता है। अब हमें जानना ये है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे मान लो कि हम क्यों किसी को ट्रांसवर्स इंसिजन किसी भी सर्जिकल अप्रोच के लिए बताएंगे या किसी भी सर्जरी के लिए बताएंगे, उसके कुछ फायदे होंगे। उन फायदों को हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट के एनाटॉमिकल लीसन के या डिजीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका जनरल तालमेल बिठाएंगे और हम ये पता करेंगे कि क्या ये इंसिजन पेशेंट के लिए बेस्ट है या नहीं। तो क्या सेवरल एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एडवांटेज है कि लेस टेंशन ऑन द वाउंड। जब हमने एक इंसिजन क्रिएट कर दिया, जब हमने एक घाव क्रिएट कर दिया, तब या फिर जब हम उसे स्टेपल कर देंगे, जब हम उसे हीलिंग के लिए छोड़ेंगे कवर करके, तब उसमें क्या टेंशन जनरेट होगा। क्योंकि आप ये जानते हो कि जब भी हम शरीर में कोई कट लगाते हैं और उसको
आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी सूचर स्टेपल के मदद से जब हम उसे स्टेपल करते हैं, सूचरिंग करते हैं, तब अगेंस्ट द वॉल क्या होता है, वो पुल करता है। और जब किसी भी तरह का मूवमेंट आप प्लान करते हो तो उसमें उस पे एक स्ट्रेस जनरेट होता है जो वाउंड हीलिंग में क्या करता है, डिस्टरबेंस पैदा करता है। जितना टेंशन क्रिएट होगा उतना ही लेट आपका वाउंड हीलिंग होगा, है ना। तो ट्रांसवर्स इंसिजन का ये भी फायदा है कि जो हमारे वाउंड होते हैं उनमें लेस टेंशन जो होता है वो क्रिएट होता है। ये एक चीज समझ गए। बेटर सेकंड है बेटर कॉस्मेटिक आउटकम्स। तो बेटर कॉस्मेटिक आउटकम्स कैसे आप इंश्योर करोगे, तो जब ये प्लेस करोगे, मतलब ट्रांसवर्स इंसिजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेस नोटिसेबल स्कार्स जो हैं आपको दिखेंगे एज कंपेयर टू वर्टिकल इंसिजन्स। और जब स्कार्स कम दिखेंगे तो पहली बात तो हम कर चुके हैं कि वाउंड्स जो हैं, वाउंड्स के बीच टेंशन कम क्रिएट होगा, और स्कार्स भी कम दिखेंगे तो जो आपकी ब्यूटी होगी वो भी अच्छी दिखेगी। शरीर में किसी तरह का स्कार्स नहीं दिखेगा तो आप अच्छा महसूस करोगे, है ना। ये कॉस्मेटिक इसका बेनिफिट हो गया। रिड्यूस रिस्क ऑफ, थर्ड पॉइंट जो है रिड्यूस रिस्क ऑफ वाउंड कॉम्प्लिकेशंस। वाउंड कॉम्प्लिकेशंस कैसे रिड्यूस हुआ, तो लोअर टेंशन हुआ, लोअर टेंशन हुआ तो वाउंड हीलिंग में हमें किसी तरह का ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, और हमने इस तरीके से इस रिस्क को क्या किया, कम किया। नेक्स्ट है इजियर एक्सेस टू सर्टेन ऑर्गन्स, और हम जो है मैक्सिमम ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, इजी टू एसेस होता है इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन में एज कंपेयर टू वर्टिकल इंसिजन। अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स इंसिजन तो ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया, इसमें कितने तरह के और इंसिजन हम प्लान कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्स का ही टाइप है, इसको हम लोअर एब्डोमिनल इंसिजन्स में बांट लिए और अपर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन में बांट लिया। लोअर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन में फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फाइनेंशियल इंसिजन। इसमें क्या करते हैं, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी का नाम सुना होगा, सिजेरियन डिलीवरी, है ना, LSCS के नाम से भी इसे जानते हैं। तो उसमें हम कौन सा इंसिजन देते हैं, तो यही हमारा फाइनेंशियल इंसिजन जो है वो हम देते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो ये एक प्रकार का कर्व इंसिजन है जिसमें 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा जो है हम ट्रांसवर्स कट प्लान करते हैं, ठीक है। और हम इसमें सिजेरियन डिलीवरी जो है या अदर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चर्नी इंसिजन। नाम पे मत जाइएगा, नाम थोड़ा कठिन हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसवर्स इंसिजन है और इसमें हम 2 to 3 सेंटीमीटर का जो है कट लगाते हैं। कहाँ पे, तो जो हमारा प्यूबिक बोन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर 2 to 3 सेंटीमीटर एबव जो है हम चर्नी इंसिजन जो है वो प्लान करते हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं, तो जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स होते हैं उनको ये क्या कर देता है, डिटैच कर देता है ना। तो इसके चलते हमें क्या होता है, तो जो प्यूबिक बोन का जो है और जो पेल्विक एक्सेस जो मिलता है हमें वो बहुत बेटर तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा लोअर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन में वो है मेलार्ड इंसिजन। मेलार्ड इंसिजन तो ये भी एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल है और इसमें हम इंसिजन है और इसमें हम क्या करते हैं, तो मसल्स को कट करते हैं और इसमें 3 to 8 सेंटीमीटर जो है प्यूबिक रीजन से, प्यूबिक रीजन के 3 से 8 सेंटीमीटर ऊपर जो है हम हॉरिजॉन्टल कट क्या करते हैं, प्लान करते हैं। और ये भी हमारे पेल्विक ऑर्गन्स का जो है वो एक्सेलेंट एक्सपोजर प्रोवाइड हमें कराता है। ये भी सिजेरियन डिलीवरीज और कैंसर सर्जरी में बहुत ज़्यादा जो है प्लान किया जाने वाला इंसिजन है। नेक्स्ट है आपका जेसी इंसिजन या जोएल कोहेन इंसिजन। ये जो है इंसिजन, तो ये आपका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा इंसिजन होता है और ये भी प्यूबिक सिम्फाइसिस के
3 से 5 सेंटीमीटर एबव जो है वो बनाया जाता है, और ये भी सिजेरियन डिलीवरीज में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन की। तो ये इंसिजन में फर्स्ट जो टाइप आएगा वो है कैवरॉन इंसिजन। तो ये जो है वो रूफटॉप इंसिजन है, और ये जो बनाया जाता है वो बिलो द रिब केज बनाया जाता है ना। ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द एब्डोमेन टू अदर साइड, एक एब्डोमेन के एक साइड से दूसरे साइड तक ये एक्सटेंडेड होता है, और ये ज़्यादा यूज किया जाता है लीवर सर्जरी में और अदर अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रा अम्बलाइकल इंसिजन। ये भी दोस्तों अपर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन का पार्ट है, और इसमें भी हम हॉरिजेंटल इंसिजन जो है वो बनाते हैं एबव द नावेल या एपिगैस्ट्रिक रीजन, सॉरी नावेल और अम्बलाइकल रीजन, और ऑफन यूज इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन टू असेस द एंटायर एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जितने भी आपने इंसिजन पढ़े, चाहे लोअर एब्डोमिनल इंसिजन पढ़े या अपर एब्डोमिनल इंसिजन पढ़े, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है और लार्ज इंसिजन्स हैं। कैन लीड टू हिमेटोमा। हिमेटोमा क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड, जो इंसिजन का साइट है वहां पे ब्लड का थक्का बन जाना, कलेक्शन हो जाना, और रेस्ट्रिक्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट आपका है वर्टिकल इंसिजन, जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था। 3 टाइप पढ़े थे हमने, ट्रांसवर्स इंसिजन, ट्रांसवर्स के फर्दर 2 डिविजन्स पढ़े हमने, लोअर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन और अपर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, वर्टिकल इंसिजन। तो वर्टिकल के नाम से ही आप एज्यूम कर पा रहे हो कि ये इंसिजन कैसे प्लान किए जा रहे होंगे, है ना। तो ये भी एक प्रकार का सर्जिकल कट का टाइप है, और इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के मिड लाइन में, है ना, 2 टाइप में, सिमेट्रिकल टाइप में हम क्या कर देते हैं, बॉडी को डिवाइड कर देते हैं। और ये जो इंसिजन्स हैं वो हमारे ब्रेस्ट बोन, जो हमारा स्टर्नम होता है, वहां से लेके और हमारे प्यूबिक बोन, जो अभी थोड़े देर पहले हम ट्रांसवर्स इंसिजन में प्यूबिक सिम्फायसिस, प्यूबिक बोन की बात कर रहे थे, वहां तक ये जा सकते हैं। वर्टिकल इंसिजन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, particularly in abdominal surgery. Here are some advantages of using vertical incision. तो जैसे हमने ट्रांसवर्स इंसिजन के एडवांटेजेस के ये पढ़े थे, वैसे ही हम वर्टिकल इंसिजन के एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो डायरेक्ट एक्सेस टू एब्डोमिनल ऑर्गन। जो भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे उनका डायरेक्ट एक्सेस हमें मिल सकेगा, जैसे इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, है ना। और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू मेजर ब्लड वेसल्स। अब आप देख रहे हो कि वर्टिकली हम प्लान कर रहे हैं इस इंसिजन को, और वर्टिकली जब हम प्लान कर रहे हैं तो शरीर को सिमेट्रिकल भागों में बांट रहे हैं, और आप जब देखते हो आपके बॉडी के एक्सिस में बीचों बीच जो होते हैं वो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं, आपके अयोटा हो गए, आपका इन्फीरियर वेना कावा हो गया, है ना, और उससे निकलने वाले सेवरल वेन्स, मेजर वेन्स और मेजर आर्टरी हो गए। तो ये भी क्या कर सकते हैं, जो है मेजर ब्लड वेसल्स को अगर आप नहीं बचाओगे तो इसके वजह से इंसिजन देते वक्त ही क्या हो सकता है, मेजर आर्टरी में कट लग सकता है, मेजर वेन में कट लग सकता है, और इसके वजह से पेशेंट में हेमरेज क्रिएट हो सकता है। और जब हेमरेज होगा तो मैक्सिममली पेशेंट ब्लीड करेगा, और ब्लीड करेगा तो क्या होगा, पेशेंट में ब्लीड करेगा तो क्या होगा, तो जब पेशेंट मैक्सिमम ब्लीड करेगा तो हमें ब्लड की आवश्यकता होगी, है ना। और उस समय को, उस कंडीशंस को हम एज इमरजेंसी ट्रीट करेंगे, अगर और सही समय पर हम ब्लड के लॉस को नहीं स्टॉप कर सके
तो पेशेंट की डेथ हो सकती है ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया, क्योंकि पेशेंट जो है उस समय हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से जो है वो सफर करता हुआ हमें नजर आएगा। नेक्स्ट है बेटर विजुअलाइजेशन। दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो भी आप पढ़ते हो उसके बीच जो भी टर्म्स आते हैं उन टर्म्स का रेलेवेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड लॉस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये आपके दिमाग में ये वर्ड देखते ही आना चाहिए कि अगर मेजर मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होंगे, उनमें अगर किसी तरह का कट लग गया, हेमरेज हो गया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि इंसिजन आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इसे आप केवल और केवल याद रख लो कि देखो वर्टिकल इंसिजन होते हैं, ये ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, ये इसमें मिड लाइन इंसिजन प्लान करते हैं, इसमें जो है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल कट प्लान करते हैं, इसमें हम जो है वो इस तरीके का कट प्लान करते हैं, इस तरह की सर्जरी करते हैं। तो ये केवल रटने से नहीं होगा, इसको आपको समझना होगा, इसके पीछे के जो टर्म्स हैं, इसके पीछे के जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे, इसके पीछे के जो हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी होगी, इसके पीछे के जो रिस्क कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उनको भी आपको उतना ही ध्यान देके चलना होगा, ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो तो वहां पे आपका तर्क, आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो सके क्वेश्चन को देख के कि इसको हमें आंसर इस तरीके से सही करना है। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि आप जब 4 ऑप्शंस देखते हो तो आपको लगता है कि ये जो आंसर है वो सही होगा, आपको लगता है बी आंसर सही होगा, आपको लगता है सी आंसर सही होगा, आपको लगता है डी आंसर सही होगा, और गलती से एग्जामिनर ने ऑल ऑफ दिस दे दिया या नन ऑफ दिस दे दिया तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और आप ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस जो है वो आंसर टिक करके चले आते हो। तो आप अगर किन्हीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील कर रहे हो एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिन भी ऑप्शंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो या नहीं चूज कर रहे हो तो उनके पीछे का उद्देश्य क्या है ना। तो थर्ड हमारा पॉइंट था बेटर विजुअलाइजेशन। तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल इंसिजन प्लान करेंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप क्या करोगे, जो आपका वर्टिकल इंसिजन होगा वो प्लान करोगे, और कॉमनली यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। तो इसमें क्या करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए भी आप क्या करोगे, ये वर्टिकल इंसिजन्स प्लान करोगे, ताकि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उन्हें आप एक्सप्लोरेट कर सको। और नेक्स्ट है सुटेबल फॉर वेरियस प्रोसीजर। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो भी हमारे लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, तो उनके बेटर विजुअलाइजेशन और उन पर बेटर असेसमेंट के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल इंसिजन प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब वर्टिकल इंसिजन कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें हम 2 टाइप पढ़ेंगे, पैरामीडियन इंसिजन और मिडलाइन इंसिजन। तो दोस्तों पैरामीडियन इंसिजन क्या है, तो अ पैरामीडियन इंसिजन इज अ वर्टिकल एब्डोमिनल इंसिजन यूज्ड फॉर असेसिंग ऑर्गन्स on one side of the body such as kidney, spleen और adrenal gland। तो आपको पता है कि आपके पास 2 किडनी है यानी 1 पेयर, तो हो सकता है कि कभी लेफ्ट किडनी में कोई लीसन हो और हो सकता है कि कभी राइट किडनी में लीसन हो। स्प्लीन को देखते हो तो स्प्लीन के हिसाब से भी, स्प्लीन तो आपके बॉडी में किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो उस हिसाब से आप सर्जरी प्लान करते हो, लेफ्ट साइड के लिए आप इंसिजन प्लान करते हो। उसमें वर्टिकल आप प्लान कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप पैरामीडियन इंसिजन प्लान करो। नेक्स्ट है दोस्तों मिड लाइन इंसिजन। तो मिड लाइन इंसिजन जो है ये भी एक वर्टिकल कट होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, तो ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, वाइड रेंज ऑफ ओपन एब्डोमिनल सर्जरी जो होता है इसमें प्लान करते हैं, और इसमें
इंक्लूड होता है सर्जरी में, जैसे ट्रमा हो गया, कैंसर हो गया, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हो गया। और ये एक्सेलेंट वाइड एक्सपोजर एब्डोमिनल कैविटी का हमें देता है, और इसमें मिनिमल ब्लड लॉस होता है और मिनिमल नर्व डैमेज होता है, इसीलिए ये बेटर है। और ये आइडियल इंसिजन है, मिड लाइन इंसिजन जो है आइडियल इंसिजन है इमरजेंसी रैपिड एक्सेस के लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप, ऑब्लिक इंसिजन। तो जो ऑब्लिक इंसिजन है वो भी एक टाइप का सर्जिकल कट है, और इसमें आप क्या करते हो, तो परपेंडिकुलर टू द बॉडी या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में जो होता है मसल फाइबर्स को कट करते हो। और जो इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमने यूज में लिया है ऑब्लिक। दोस्तों, बीओटीटी वाले बच्चों और नर्सिंग वाले बच्चों, आप लोगों को एक सख्त हिदायत है कि आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रूबरू होइए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको सारे के सारे आने चाहिए। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं होगी तो आपको उन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, उसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में स्टडी होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, या फिर आप उन शब्दों के अर्थ नहीं निकाल पाओगे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप बतला दूं, जैसे आप प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड से क्या करते हो, जो भी आपके मेडिकल टर्म्स होते हैं उनको एनालाइज करते हो और उनसे आप क्या करते हो, पता लगा पाते हो कि ये कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट है ऑब्लिक इंसिजन, जो है वो डायगोनली जो है वो फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, और इससे क्या करते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ऑपरेटेड ऑन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके बेटर एक्सेस टू द स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। और कुछ सर्टेन सर्जरीज हैं जिसमें हम ऑब्लिक इंसिजन जो है वो बेटर विजिबिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट इंसिजन। तो जो भी आपने ट्रांसवर्स और वर्टिकल इंसिजन्स पढ़ा, तो उससे अलग ये इसी प्रकार से है। कुछ रिस्क भी जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वाउंड कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो कम होते हैं, कॉस्मेटिक जो हमारा ये होता है, कॉस्मेटिक आउटकम जो होता है वो इससे इम्प्रूव होता है ना। अब अदर जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे लेंज इंसिजन, थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन, केवरॉन इंसिजन, मर्सिडीज बेंज इंसिजन और कामसेल इंसिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंज इंसिजन की बात करेंगे, तो ये परफॉर्म करते हैं ओपन अपेंडेक्टमी के लिए। अपेंडिक्स आपको जानकारी है, अपेंडिक्स का लोकेशन कहाँ होता है, सीकम के आसपास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंज इंसिजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन। दोस्तों ध्यान देना, थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन, तो इसका यूज करते हैं हम चेस्ट और एब्डोमेन के लिए। नाम से ही देखो, यहाँ पे भी आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी अप्लाई कर सकते हो। वर्ड क्या है आपके पास, थोरैको एब्डोमिनल, थोरैसिक और एब्डोमेन। तो थोरैको एब्डोमिनल मतलब चेस्ट रीजन में और एब्डोमेन रीजन में हम साथ साथ इंसिजन प्लान कर रहे हैं। तो मान लो किसी के इसोफेगस की सर्जरी हो, है ना, इसोफेगस और आपके स्टमक की सर्जरी साथ साथ हो, है ना, या लीवर की सर्जरी हो, तो हम क्या करेंगे, थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन्स प्लान करेंगे। और मान लो कि मल्टीपल वाइटल्स ऑर्गन, जैसे लीवर की और किडनी की सांस सर्जरी हो, तो भी हम क्या करेंगे, थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन जो है वो प्लान करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेवरॉन इंसिजन। तो इसको हम किस में प्लान करेंगे बेटे, तो इसको हम करेंगे अपर एब्डोमेन के सर्जरी में, इंक्लूडिंग लीवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सिडीज बेंज इंसिजन। देखो यहाँ तो जो मर्सिडीज कार आती है उसका नाम यूज हुआ है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा एक याददाश्त को तेज, आईक्यू को डेवलप करने का ही एक तरीका है। तो हिपैटोबिलियरी सर्जरी के लिए मर्सिडीज बेंज इंसिजन जो है वो आप क्या करते हो, प्लान करते हो। और लीवर और पेनक्रियाज की सर्जरी के लिए आपको पता है लीवर और पेनक्रियाज दोनों हमारे शरीर में ग्लैंड का काम करते हैं, है ना। और
वो बहुत ही इसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आपके पास अगर नहीं होंगे तो ना ही आप ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाओगे और ना ही आप फैट को मेटाबोलाइज कर पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट है काम सेल इंसिजन। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे काम सेल इंसिजन। तो इसका यूज जो हम करते हैं लंग्स और हार्ट दोनों के सर्जरी के लिए करते हैं, यानी चेस्ट रीजन में इसे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यूज फॉर प्रोसीजर लाइक लंग ट्रांसप्लांट और सर्टेन अदर कॉम्प्लेक्स कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए। अब देखो ये कार्डियोथोरेसिक टर्म भी आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मिलता हुआ है। कार्डियो हार्ट और थोरेसिक मतलब आपका जो थोरेसिक कैविटी है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों जितने भी इंसिजन दिए हमने उसके फायदे ही नहीं होंगे, नुकसान भी होंगे। तो क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हो सकता है कि कभी कभार हम इंसिजन दे रहे होते हैं और इंसिजन के चलते ही हमें नुकसान हो जाता है, जैसे मैंने बताया सेप्सिस हो गया, हेमरेज हो गया, है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो बेटा इसमें हो सकता है एनेस्थेटिक डिफिकल्टीज हो सकते हैं। एनेस्थेटिक डिफिकल्टीज का मैंने ऊपर भी जिक्र किया था कि जब भी आप पेशेंट को इंसिजन दोगे और उस इंसिजन से होने वाले एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मैनेज नहीं करोगे, हीमोडायनेमिक इनएस्टेबिलिटी को मैनेज नहीं करोगे, या फिर किसी भी तरह के होने वाले फ्लक्चुएशंस को मैनेज नहीं करोगे, या वाइटल्स ऑर्गन्स को आप प्रिवेंट नहीं करोगे, तो क्या हो सकता है, एनेस्थेटिक डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हीमोडायनेमिक इनएस्टेबिलिटी। तो मैंने बताया कि अगर हेमरेज हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम एकदम से डाउन हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम डाउन होगा और आपने प्रीवियसली क्या किया होगा, ब्लड पेशेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए व्यवस्थाएं नहीं कर रखी होंगी, तो पेशेंट में तुरंत ही हीमोडायनेमिक इनएस्टेबिलिटी होगी। हो सकता है पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाए। जब हम शॉक का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें जिक्र करेंगे कि हीमोडायनेमिक्स हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक ही रहेगा आपका। हो सकता है प्राइमरी हेमरेज हो सकता है सेकेंडरी हेमरेज हो, है ना। और इट्रोजेनिक इंजरी, इट्रोजेनिक इंजरी का मतलब क्या है बच्चे, इट्रोजेनिक इंजरी का मतलब है कि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो या मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, इसके वजह से फर्दर कोई इंजरी ना हो जाए। और नेक्स्ट है आपका जेनरिक जेनरिक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। तो जेनरिक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या हो जाएगा, जेनरिक अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आपको आ जाएंगे पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया हो सकता है पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया हो जाएगा, उसके बाद यूटीआई हो जाएगा। यूटीआई क्या है बच्चे, तो यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और क्या हो सकता है, बेड सोर्स हो सकते हैं, ओलिगोयूरिया हो सकता है ना, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है पेशेंट को। स्पेसिफिक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो उसमें हो सकता है रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल कोलेक्शन हो सकता है, और पोस्ट ऑपरेटिव इल्यूज हो सकता है, और वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस। और लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा बेटा, तो इंसिजनल हर्निया हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन है किसी भी मेजर ऑपरेशन के बाद, और इंट्रा एब्डोमिनल एडिशन हो सकता है। तो यहाँ एक बार रिकॉल कर लेंगे, कोचर इंसिजन जो है वो हम कोलिसिस्टेक्टमी के लिए, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के लिए दे रहे थे। मर्सिडीज बेंच इंसिजन जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दे रहे थे। मिड लाइन लेप्रेक्टमी जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल एसेस के लिए दे रहे थे। पैरामेडियन जो है वो हम किसके लिए दे रहे थे बेटा, इंट्रा एब्डोमिनल एसेस के लिए। ट्रांसवर्स इंसिजन हम किसके लिए दे रहे थे, तो स्टोमाटा ओपन या फॉर्मेशन के लिए। रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन किसके लिए दे रहे थे, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, राइट या लेफ्ट। और ग्रिडॉन इंसिजन किसके लिए दे रहे थे, ओपन अपेंडेक्टमी के लिए। लेंज इंसिजन किसके लिए दे रहे थे हम,
बताओ, एपेंडेक्टमी के लिए। और फेनेस्ट्रियल इंसिजन किसके लिए दे रहे थे, तो LSCS गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी के लिए। तो यहाँ दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे इंसिजन से रिलेटेड हैं। तो देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आते हैं। हालांकि यहाँ पे मेरे से एक भूल हुई कि मैंने यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, क्योंकि ये जो क्लास है वो हमारा लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास रहता तो आंसर का डिटेल से जिक्र हम लोग खुद करते, पढ़ते और हम आपसे आंसर पूछते और आप हमें आंसर का जवाब देते। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है कि इनमें से कौन सा जो है वो सर्जिकल कट को या स्किन और टिश्यू के कट को बताता है या डिफाइन करता है, तो वो है हमारा इंसिजन। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंसिजन ड्यूरिंग सर्जरी इज टू, क्या है इसमें से बताओ, अलाउ ड्रेनेज ऑफ पस, गेन एक्सेस टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, रिड्यूस ब्लीडिंग और रिलीव प्रेशर। तो कोई प्रेशर या ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए थोड़े सर्जरी करता है या इंसिजन देता है, किस लिए देता है बेटा, तो एक्सेस गेन करने के लिए कि जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन तक हम पहुंच सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज इंसिजन इन एब्डोमिनल सर्जरी। तो इसमें से सारे के सारे एब्डोमिनल सर्जरी के पार्ट है। मैंने ऊपर ही बोला था आपको कि आप जब देखते हो कि ऑल ऑफ दिस हमारे ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो आपकी आंखें बुलंद हो जाती हैं, आपकी आंखों में रोशनी सी आ जाती है कि लगता है यही होगा, है ना। तो हाँ, यहाँ पे तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मैकबर्ने इंसिजन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर, आपने ऊपर पढ़ा था, एपेंडेक्टमी के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ इंसिजन। तो फिर देखो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आपका फेवरेट आंसर जो है वो आ चुका है। तो टाइप ऑफ सर्जरी, एनाटॉमी ऑफ द एरिया और कॉस्मेटिक अपीयरेंस, ये सारी चीजें हम ऊपर जिक्र करके आ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसिजन यूज्ड फॉर लोअर एब्डोमिनल सर्जरी नोन एज। आप देखिए लगभग 2-3 इंसिजन ऐसे थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्यूबिक सिम्फाइसिस या प्यूबिक बोन के 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर बना रहे थे। तो इसमें आपका बताओ कौन सा आंसर होगा, इसमें होगा आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन। Which type of incision provide the best exposure to the upper abdomen? तो सब कोस्टल इंसिजन जो होगा वो आपके अपर एब्डोमेन को जो है वो बेटर तरीके से आपके सामने रखेगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ अ गुड सर्जिकल इंसिजन। तो क्या होगा, एडिक्वेट एक्सपोजर विद मिनिमल ट्रमा। ऐसा नहीं होगा कि हमें सर्जरी तो करनी ही है तो हम क्या करते हैं पूरा का पूरा एब्डोमेन ही कट कर देते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, सुचरिंग कर देंगे, स्टेपल कर देंगे। नहीं, आपको पेशेंट को ट्रमा से बचाना है। जितना ट्रमा होगा उतना ब्लड लॉस होगा और पेशेंट में चांसेस होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है या किसी तरह का हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी हो सकती है, जो कि हमारे एनेस्थीसिया के रिलेवेंट भी बहुत अच्छी बात नहीं है। द इंसिजन मेड फॉर सिजेरियन सेक्शन इज यूजुअली, आप ऊपर पढ़ चुके हो, फाइनेंशियल इंसिजन। और नेक्स्ट और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम अ पुअरली मेड इंसिजन। तो क्या हो सकता है जब इंसिजन अच्छे से नहीं होगा, तो इंसिजन जब आप अच्छा नहीं करोगे तो वाउंड डेहिसेंस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपका फेवरेट आंसर ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। और दोस्तों थैंक यू फॉर योर टाइम और आपकी पेशेंस के लिए, जो आप इतने अच्छे से हमारे वीडियो को सुनते हो, लाइक करते हो और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें बताते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें मिल चुका है, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन पे आपका नेक्स्ट क्लास चलेगा। और उसके बाद आप में से कोई भी दोस्त हमें नया टॉपिक बता सकते हैं और बेटर होगा कि वो टॉपिक हमारे KGMU के सिलेबस से, जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो KGMU के सिलेबस से रिलेवेंट होगा तो हमें बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा और जो भी बच्चे उस एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए बहुत बहुत पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करो, आई होप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू।